हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनवीटेक में। आइए बच्चों, हम लोग हाइड्रोलिक्स के अभी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एनर्जी में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, सरफेस एनर्जी की किसी तरल के सरफेस एनर्जी जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो इससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में संबंध बताया था कि स्टेबिलिटी जो होती है एनर्जी की क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है क्या होती है, एनर्जी घटती जाती है या सरफेस एनर्जी घटती जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आइए बच्चों, आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या परिवर्तन होता है सरफेस एनर्जी में। चलिए बच्चों, देखते हैं क्या करते हैं। काम करते हैं, किसी सिलेंडर के भीतर हम क्या करते हैं, किसी तरल को भर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, किसी इसके अंदर कोई तरल भर लेते हैं। अब तरल भर लेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि पिस्टन से एक थ्रस्ट फोर्स जनरेट करवाते हैं या फोर्स वह कार्य करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके कारण इस पर क्या होगा, पृष्ठ तनाव डेवलप होगा। क्या होगा, पृष्ठ तनाव डेवलप होगा। और पृष्ठ तनाव के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स भी आएगा। कार्य के कारण क्या आएगा, एक रिएक्शन फोर्स आएगा। मानते हैं कि हमारे द्वारा लगाए गए बल के कारण यह पिस्टन क्या हो रहा है, डीएक्स डिस्प्लेस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डीएक्स डिस्प्लेस हो जा रहा है। और इसकी लंबाई क्या है, यल है। क्या है, स्मॉल यल है। तो बच्चों देखिए, तो इस पर जो सरफेस टेंशन फोर्स आए, सरफेस टेंशन डेवलप होगा, वो क्या होगा, F/2L के बराबर। ठीक है, यानी कि ये जो फोर्स या रिएक्शन फोर्स आएगा सरफेस टेंशन इंटू 2L के बराबर। ठीक है, एक इक्वेशन आपको यह मिल गया। इसके बाद बच्चों देखिए, जो सरफेस एनर्जी में क्या होगी, इस पर जब हम कार्य करेंगे तो इसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो कितना होगा, तो इसमें परिवर्तन होगा। तो सरफेस एनर्जी में परिवर्तन या पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन देखते हैं। तो पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, हमारे द्वारा जो पिस्टन द्वारा किया गया कार्य है उसी पर, तो बराबर किया गया कार्य, यही तो होगा ना बच्चों, किया गया कार्य ही तो होगा ना। तो देखिए, पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन मान लेते हैं क्या, डेल्टा ई हो रहा है। तो बराबर किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, यही तो होता है ना भैया कार्य की परिभाषा, बल गुणे विस्थापन यही तो होता है कार्य ना। तो देखिए, तो यह क्या है, सिग्मा इंटू 2L इंटू dx। ठीक है, तो देखिए क्या यह एरिया है, हाँ है, यानी सिग्मा इंटू 2 डेल्टा ए। यानी कि जो सरफेस एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है वह कितना हो रहा है, सरफेस टेंशन इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 2 इंटू डेल्टा ए। ठीक है, तो यह हो गया क्या, सरफेस एनर्जी में परिवर्तन। तो आप लोगों ने देख लिया क्या कि किसी तरल की पृष्ठीय ऊर्जा में क्या परिवर्तन, तो पृष्ठीय ऊर्जा बेटा बढ़ेगी अगर उस पर हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो पृष्ठीय ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो उसमें परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन कितना होगा, सिग्मा इंटू 2 डेल्टा ए के बराबर। ठीक है बच्चों, इतना देख लिया। इसके बाद आइए बच्चों, एक छोटा सा डेरिवेशन होता है कि अगर कोई आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या की एक पानी की बूंद या किसी तरल की बूंद है, उसके पृष्ठीय ऊर्जा में हम परिवर्तन करें जिससे वह n छोटी छोटी बूंदों में टूट जाए। ठीक है, n छोटी छोटी बूंदों में टूट जाए तो क्या परिवर्तन होगा उसकी पृष्ठीय ऊर्जा में या सरफेस एनर्जी में। तो बच्चों देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको तोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे बेटा तो क्या होगा कि जो बड़ी बूंद का आयतन है ना, बड़ी बूंद का आयतन, जो यह बड़ी बूंद का आयतन है, जो इसमें n छोटी छोटी बूंदें बनेगी उन्हीं के आयतन के बराबर होगा। n छोटी छोटी बूंदों का आयतन, यही तो होगा ना बच्चों, n छोटी छोटी बूंदों का आयतन क्यों होगा, क्योंकि भाई 1 लीटर जो पानी है उसको आप चाहे छोटे छोटे कप में रखें या एक बड़े पात्र में रखेंगे, रहेगा तो n लीटर ही। अगर 1 लीटर पानी ले लें, उससे छोटे छोटे कप में क्या करें, बांट दें, तो 1 लीटर ही रहेगा ना, वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो भले कितना हो जाए। ठीक है, तो यही होगा। तो बड़ी बूंद का जो आयतन है बेटा क्या होगा, 4/3
पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, बराबर n इंटू छोटी छोटी बूंदों का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई को क्या करेगा, खा जाएगा बच्चों। तो आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों कि आर क्यूब बराबर n इंटू स्मॉल आर क्यूब, या r बराबर आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, n आर क्यूब के पावर 1/3, या यही बराबर हो सकता है क्या, कैपिटल R बराबर n पावर 1/3 इंटू r के बराबर होगा। बच्चों इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर पृष्ठीय ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, n छोटी छोटी बूंदों में टूट जा रही है, तो जो बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी क्या होगी, इतने इनमें और छोटी बूंद की त्रिज्या में जो रिलेशन बनेगा यही रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं बेटा सरफेस एनर्जी में परिवर्तन देखते हैं। तो मानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में सरफेस एनर्जी, प्रारंभिक समय में पृष्ठीय ऊर्जा जो यह पृष्ठीय ऊर्जा है, जो प्रारंभिक समय पृष्ठीय ऊर्जा है, मान लेते हैं E1 है। तो E1 होगी क्या, देखिए बच्चों आप लोगों ने अभी निकाला क्या, सिग्मा इंटू डेल्टा, सिग्मा इंटू ए के बराबर निकालेंगे ना, यही तो होगा ना बच्चों, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा प्रारंभिक सरफेस एनर्जी। इसके बाद होगा बच्चों क्या, जब टूट जाती है n बूंदों में, उसके बाद पृष्ठीय एनर्जी n बूंदों में टूटने के बाद मान लीजिए पृष्ठीय एनर्जी क्या हो जाती है, E2 हो जाती है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू सिग्मा इंटू स्मॉल ए, यही तो होगा ना। देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आपको मिला। तो अब बच्चों इसमें परिवर्तन क्या होगा, तो परिवर्तन होगा क्या, E2 माइनस E1, यानी कि परिवर्तन डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 बराबर, तब क्या लिखेंगे, n इंटू सिग्मा ए माइनस सिग्मा ए, और सिग्मा क्या होगा इसमें कॉमन होगा, तो n इंटू ए माइनस ए। एक रिलेशन आपको यह याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है बच्चों आपसे सीधे सीधे यही सब दे के, यही डाटा स्मॉल ए का मान और ए का मान दे के आपसे डेल्टा ई में परिवर्तन पूछ दे, सिग्मा दे के, ठीक है। तो इतना कर लेंगे। तो इसके बाद बच्चों चलिए, ठीक है, इतना तो कर लिए होंगे आप लोग, मिटा देता हूँ बच्चों इसको, ठीक है ना। बच्चों चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते रहिए, क्योंकि बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो देखिए अभी तो क्या कर लिया आप लोगों ने, क्षेत्रफल के रूप में फाइंड कर लिया। अब इसको क्या करिए, एरिया को कन्वर्ट कर दीजिए किस में, रेडियस के फॉर्म में। तो देखिए जब रेडियस के फॉर्म में करेंगे तो स्मॉल ए बराबर क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यह गोली शेप में है बच्चों बेटा, और जो कैपिटल ए होगा यह क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखिए आप उसी में मान रखिए, तो डेल्टा ई बराबर आपको क्या मिलेगा, सिग्मा n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही मिलेगा ना बच्चों। अब एक काम करिए, 4 पाई स्क्वायर देखिए कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 4 पाई इंटू सिग्मा n आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मिल गया डेल्टा ई, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन। अब बच्चों देखिए इक्वेशन 1 में देखिए r का कुछ मान है, तो r का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, कैपिटल ई बराबर, तब क्या आएगा, देखिए कैपिटल ई बराबर निकाल के वहाँ से r का मान रखिए, कैपिटल R का मान। तो देखिए ये क्या होगा, 4 पाई इंटू सिग्मा, देखिए बच्चों इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, हो सकता है रेडियस ही दे दे, सीधे रेडियस के फॉर्म में देके ही आपसे पूछ दे, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। यह इक्वेशन, इसके बाद देखिए जो अगला इक्वेशन आ रहा है क्या आ रहेगा, n इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, n के पावर 1/3 इंटू आर का क्या स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसके बाद डेल्टा ई बराबर क्या मिलेगा आपको, 4 पाई
इंटू सिग्मा एन आर स्क्वायर माइनस, ये देखिए एन पावर क्या 2/3 इंटू आर स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ई बराबर क्या 4 पाई सिग्मा इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या एन माइनस एन के पावर 2/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। तो आपके पास देखिए अभी कितने इक्वेशन हो गए हैं, एक 2 3 4, ये चारों के चारों इक्वेशन क्या है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव जेईई एग्जाम के लिए। इसमें से अगर पूछेगा तो यही सब पूछेगा चीज़ें, अन्यथा कुछ नहीं। या तो इसी पर छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ देगा या यही सीधे इक्वेशन पूछ देगा कि सरफेस एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा। तो यह परिवर्तन हो सकता है एरिया के टर्म में दे दे, या रेडियस के टर्म में दे दे, या इस टर्म में दे दे, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का होगा निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, कोहेशन और एडहेशन। कोहेशन और एडहेशन, तो कोहेशन और एडहेशन को बस बच्चों परिभाषा के रूप में जान लेते हैं क्या होता है। तो बच्चों जो कोहेशन होता है इसको कहते हैं स्वसंजन अथवा स्वसंजन बल। क्या कहते हैं, कोहेशन और कोहेसिव फोर्स, स्वसंजन अथवा स्वसंजन बल, स्वसंजन अथवा स्वसंजन बल, इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद बच्चों पढ़ लेते हैं क्या, एडहेशन या एडहेसिव फोर्स, यानी कि आसंजन या आसंजन बल, आसंजन बल। देखिए बच्चों क्या होता है स्वसंजन बल, यदि कोई फ्लूइड है तो उनके मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो उनको उस स्थिति में या उस फेज में बनाए रखता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वसंजन बल। जैसे पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इनको पानी के फॉर्म में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बल है, उसे क्या कहते हैं, स्वसंजन बल, ठीक है। या दूध भी क्या है, एक लिक्विड है, लेकिन दूध के फॉर्म में वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना, तो वो भी क्या है, एक तरह का, उसमें भी जितने भी पार्टिकल आपस में जुड़ के उस दूध को बनाए हैं, उनके बीच क्या लग रहा है, स्वसंजन बल लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो स्वसंजन बल क्या है, एक ऐसा बल जो तरल को उसकी अवस्था में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है और एक ही तरल के समान अणुओं के बीच कार्य करता है, ठीक। इसके बाद आसंजन बल क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, जो उनको क्या करते हैं, जो आपस में जोड़े रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, आसंजन अथवा आसंजन बल कहते हैं। जैसे पेपर को आप लोग गोंद से चिपकाते हैं ना, तो गोंद और पेपर के अणुओं के बीच जो बल लगता है वो हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो वो भी समझ में आ गया। या आप लोग देखिए क्या करते हैं, ईंट की जुड़ाई करते हैं सीमेंट से, तो सीमेंट और ईंट के बीच जो बल लगता है वो भी क्या होगा, आसंजन बल, क्योंकि सीमेंट अलग फेज, ईंट अलग फेज, तो दो चीज़ों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो अभी क्या है, एक प्रकार का बल ही है, लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है, इसलिए क्या है, कैसा बल है, आसंजन बल है। इसके बाद बच्चों देखिए वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड आते हैं। क्या, वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड। वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड का मतलब ये होता है बच्चों कि कौन सा तरल हमको भिगा देगा या हमारे कपड़े को भिगा देगा और कौन सा तरल नहीं भिगाएगा। वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड में बच्चों, वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कौन सा तरल कपड़े को भिगा देगा और कौन सा तरल नहीं भिगा पाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जिन कपड़ों के बीच हेडिंग डाल देता हूं, वेटिंग फ्लूइड। पहले वेटिंग फ्लूइड को देख लेते हैं बच्चों। तो वेटिंग फ्लूइड को देखते हैं बच्चों, तो देखिए इसमें जो है अपना कुछ एक ग्राफ बनाता हूं, आप देखिए। तो इसमें जो शेप बनता है वेटिंग फ्लूइड के बीच, वो कुछ इस तरह का बनता है। इस पर अगर टेंजेंट डालें इस तरह का, तो देखिए बच्चों यही होता है क्या, मान लीजिए यह क्या दर्शाता है, पृष्ठ तनाव को दर्शाता है। क्या करता है, पृष्ठ तनाव को दर्शाता है।
यानी दोनों तरफ का जो टेंजेंट देखिए एक तरफ क्या होता जा रहा है, आपस में कन्वर्ज होता जा रहा है, मिलता जा रहा है, डाइवर्ज नहीं कन्वर्ज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए तो इस तरह का जो फ्लूइड है इनके बीच का कोण मान लेते हैं क्या है, थीटा है अगर। तो देखिए तो इस तरह के फ्लूइड में जो वेटिंग फ्लूइड होते हैं इनमें जो है एडहेशन फोर्स, एडहेशन यानी कि आसंजन बल क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, कोहेशन से। क्या होता है, कोहेशन से ज़्यादा होता है। जो आसंजन बल है, आसंजन वो क्या होगा, ससंजन बल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, सदैव ज़्यादा होगा। और जो ये एंगल होता है इसको कहते हैं बेटा कांटेक्ट एंगल। क्या कहते हैं, कांटेक्ट एंगल। जो कांटेक्ट एंगल होता है यह कांटेक्ट एंगल क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, कितने से, 90 अंश से। क्या होगा, 90 अंश। अगर कांटेक्ट एंगल 90 अंश से छोटा है तो यह फ्लूइड क्या करेगा, कपड़े को भिगाएगा अथवा नहीं भिगाएगा, ठीक है बच्चों। या बेटा इसी कोण को ना आप लोग एक्यूट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। क्या, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के नाम से भी जाना जाते हैं। और देखिए जैसे सॉलिड और ग्लास, सॉलिड और ग्लास के अणुओं के बीच जो बल लगता है, ठीक है। लिक्विड और वाटर के बीच, जो लिक्विड में है देखिए अगर पानी है वाटर, तो ग्लास और पानी के बीच जो सॉलिड और लिक्विड के बीच जो बल लगता है यही लगता है। यानी कि ग्लास और वाटर के बीच में, अणुओं के बीच जो देखिए आसंजन बल क्या होता है, अधिक होता है ससंजन बल से। यानी कि पानी का जो ससंजन बल है लिक्विड के आसंजन बल से क्या होता है, कम होता है, और ये जाके पानी चिपकता है। कपड़ा हमारा भीग जाता है क्योंकि इनके बीच जो लगते वाला आसंजन बल है, कपड़े और पानी के बीच आसंजन बल है वो अधिक होता है इनके बीच लगने वाले सासंजन बल से, इसलिए क्या करता है, भीग जाता है, ठीक है। अब बच्चों इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया है ना। अब देखिए नॉन वेटिंग फ्लूइड की बात हम लोग करें तो नॉन वेटिंग फ्लूइड के लिए बच्चों देखिए क्या होता है कि यह कुछ इस तरह का शेप ले लेता है। जो हमारा फ्लूइड है इस शेप में होता है, ठीक है ना। गोली शेप में आ जाने के बाद देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक इस पर एक टेंजेंट डालिए। अब यहाँ से यहाँ के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप क्या करेंगे, इस पर स्पर्शी डालेंगे अगर, तो कुछ स्पर्शी इस तरह से निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। और एक स्पर्शी इधर से ऐसे जाएगी पूरी तरह से। सॉरी बेटा रुको, गोला अच्छे से बनाते हैं तो समझ में आएगा बेटा। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यही है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमें क्या करना है, नॉर्मल डालना है, टेंजेंट डालना है। अब ये टेंजेंट एक इधर गया, अब एक इधर गया, तो देखिए इनके बीच का जो एंगल बना, यह बना, यही बना ना। मान लीजिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डाल देते हैं यहाँ पर, तो इसके बीच टेंजेंट यह बना और इनके बीच यह टेंजेंट बना, तो ठीक है बच्चा, यही एंगल एक के बीच थीटा जो है बना। तो देखिए थीटा जो कांटेक्ट एंगल बनता है, तो इस तरह का फ्लूइड जो है नॉन वेटिंग कहलाता है। इसमें देखिए जो बेटा जो सरफेस टेंशन है क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। दोनों स्पर्शियाँ क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जाने का मतलब यही होता है बच्चों कि इनके बीच जो कोहेशन फोर्स है ना, कोहेशन फोर्स है, यह ज़्यादा होता है किससे, एडहेशन फोर्स से। किससे ज़्यादा होता है, एडहेशन फोर्स से। यानी कि जो आसंजन बल होता है, ससंजन बल होता है, जो लिक्विड का ससंजन बल होता है, लिक्विड सॉलिड के आसंजन बल से क्या होता है, अधिक होता है, आसंजन बल से अधिक होता है। और जो एक्यूट एंगल बनता है बच्चों, एक्यूट एंगल या कांटेक्ट एंगल जो बनता है यह होता है बेटा क्या, ज़्यादा होता है किससे, 90 डिग्री से। किससे, 90 डिग्री से। और 90 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। सॉरी बेटा, एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल को तो निम्न कोण बनता है। कांटेक्ट एंगल इसमें जो होता है उसको कहते हैं ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल या अधिक कोण हिंदी में कहा जाता है, अधिक कोण बनेगा या कांटेक्ट एंगल। इसको कांटेक्ट एंगल इसका कैसा रहेगा, अधिक कोण रहेगा। और कितना रहेगा, 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। जैसे ग्लास और पानी,
पारे को अगर हम ग्लास में डालें तो पारा जो है ग्लास में चिपकता नहीं। या कहते हैं ना कि जब जादूगर आता है जादू दिखाने तो क्या करता है, एक पानी रहता है, पानी में आदमी को डाल के डुबा देता है और निकालता है तो भीगता ही नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। वो पानी नहीं, वो पारा होता है। पारे में अगर कोई चीज़ डुबा कर निकाली जाए तो क्या करेगा, वो उसको भिगाएगा नहीं, क्योंकि उनके पारे के अणुओं के बीच लगने वाला जो आसंजन बल है, सॉलिड के अणुओं के बीच जो लगता है पारे का जो स्वसंजन बल है वह सॉलिड के आसंजन बल से क्या होता है, अधिक होता है, और इनके बीच जो कोण बनता है वो अधिक कोण बनता है, यानी 90 डिग्री से अधिक बनता है कांटेक्ट एंगल, और यह पानी को भिगाएंगे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पारा, या आप लोगों ने गाँव में देखा होगा अरुई का जो पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर छोटी छोटी बूंदें होती हैं। जब आप उसको ढगराते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो बूंद के रूप में वो क्या करता है, इधर उधर लुढ़कता रहता है, लेकिन पत्ते को नहीं भिगाता है। तो वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों, अब अगली टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। थैंक यू बेटा।